हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पूछा गया है काइम इज कॉल्ड। काइम यहाँ पर पूछा गया है, काइम किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज फूड इन द माउथ, माउथ में जो फूड प्रेजेंट रहेगा उसे, या फिर ऑप्शन नंबर बी फूड इन द स्टमक, स्टमक में जब फूड चले जाता है तब उसे काइम कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी फूड रीच इन डियोडिनम, जब डियोडिनम में फूड पहुंच जाता है तब उसे काइम कहते हैं, या फिर फूड रीच इन द रेक्टम, या फिर जो फूड है वो रेक्टम में चले जाता है तब उसे काइम कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि काइम हम फूड जो है कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा जब हम उसे काइम कहेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी फूड रीच इन डियोडेनम। जब फूड जो है डियोडेनम में चले जाता है तब उसे काइम कहा जाता है। माउथ acidic fluid which passes from the stomach to the small intestine consisting of gastric food and partially digested food। जो काइम है उसमें जो भी फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जिसमें गैस्ट्रिक जूसेस भी प्रेजेंट रहते हैं और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट रहता है, प्लस HCl मिक्स रहता है, इसलिए इसे एसिडिक फ्लूइड कहा गया है। तो यहाँ पर जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंटेंट जाता है उसे काइम कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है फूड रिजर्वायर इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है फूड रिजर्वायर किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ईजोफेगस, ऑप्शन नंबर बी इज स्टमक, ऑप्शन नंबर सी इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर हमें बताना है फूड रिजर्वायर हम किसे कहते हैं। फूड रिजर्वायर मतलब जहाँ पर फूड का रिजर्वायर होता है, स्टोरेज होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी स्टमक। स्टमक को जो है फूड रिजर्वायर कहा जाता है, स्टमक में जो फूड है ये स्टोर होता है। उसके बाद पूछा गया है इमल्सिफिकेशन ऑफ लिक्विड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर। यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड का मतलब फैट का जो इमल्सिफिकेशन होता है उसके लिए इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ पैनक्रियाटिक लाइपेस, ऑप्शन नंबर बी इज़ पैप्सिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ बाइल साल्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ गैस्ट्रिक लाइपेस। तो हमें बताना है कि जो लिपिड का इमल्सिफिकेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी बाइल साल्ट। बाइल साल्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो इमल्सिफिकेशन करता है ये फैट का स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद पूछा गया है इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ग्लाइकोजन है वो हमारे बॉडी में कहाँ पर स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी इज लीवर, ऑप्शन नंबर सी इज किडनी एंड ऑप्शन नंबर डी इज थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ग्लाइकोजन है इसका स्टोरेज कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी लीवर। लीवर में जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर कंसंट्रेटेड रिच इन विच आवर पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज। यहाँ पर पूछा है कि पैनक्रियाज में जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो कौन से पोर्शन में जो है प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज अनसीनेट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी इज टेल, ऑप्शन नंबर सी इज बॉडी एंड ऑप्शन नंबर डी इज हेड। तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो पैनक्रियास के कौन से पोर्शन में प्रेजेंट होता है ये बताना है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टेल। टेल वाला जो साइड रहता है पेनक्रियास का, वहाँ पर आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो पेनक्रियास का डायग्राम है इसमें ये वाला जो रीजन होता है इसे हेड बोला जाता है, दैट इज बॉडी ऑफ पेनक्रियास, एंड जो यहाँ पर जो रीजन होता है उसे टेल ऑफ पेनक्रियास कहा जाता है। और पेनक्रियास की टेल से जो है 4 सेल्स दिखते हैं, दैट इज अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स। तो ये 4 सेल्स जो हैं टेल ऑफ पेनक्रियास के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से में प्रेजेंट होती हैं और इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग चीज़ें सिक्रीट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आइडेंटिफाई द सिंबल शोन इन फोटोग्राफ। यहाँ पर हमें इस सिंबल को पहचानना है कि ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का है, और इसे जो है आइडेंटिफाई करके यहाँ पर ऑप्शंस में से बताना है कौन सा है ये सिंबल, किस चीज़ का है। ऑप्शन नंबर ए इज़ रेडिएशन हजार्ड, ऑप्शन नंबर बी इज़ बायो हजार्ड वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ साइटोटॉक्सिक वेस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो सिंबल है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रेडिएशन हजार्ड। रेडिएशन हजार्ड के लिए इस सिंबल को यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन फोटोग्राफ। यहाँ पर पूछा गया है कि इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज हॉट एयर ओवन, ऑप्शन नंबर बी इज ऑटोक्लेव, ऑप्शन नंबर सी इज हाइड्रोक्लेव एंड ऑप्शन नंबर डी इज माइक्रोवेव। तो यहाँ पर हमें करना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑटोक्लेव। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये ऑटोक्लेव है। फिर उसके बाद पूछा गया आइडेंटिफाई द सिंबल शोन इन फोटोग्राफ। यहाँ पर इस सिंबल को आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज रेडिएशन हजार्ड, ऑप्शन नंबर बी इज बायो हजार्ड, ऑप्शन नंबर सी इज साइटोटॉक्सिक वेस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो सिंबल है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बायो हजार्ड वेस्ट। बायो हजार्ड वेस्ट के लिए जो ये सिंबल है ये यूज़ किया जाता है। जो भी इन्फेक्शियस मटेरियल होते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट होता है जैसे हॉस्पिटल से निकलने वाला या जो भी वेस्ट है वो सभी बायो हजार्ड वेस्ट में आ जाता है। उसके बाद पूछा गया है हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। यहाँ पर पूछा गया है पोस्टेरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज वैसोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर बी इज ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोलैक्टिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर हमें बताना है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वैसोप्रेसिन। पोस्टेरियर पिट्यूटरी से जो है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये 2 हार्मोन जो हैं ये रिलीज होते हैं। बाकी यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये तीनों ही जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, ना कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर फॉर बैड सोर्स। यहाँ पर पूछा गया है बैड सोर का क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर ए इज shearing force, ऑप्शन नंबर बी इज मॉइस्चर, ऑप्शन नंबर सी इज impaired peripheral circulation एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बैड सोर के लिए ये जो सारे ही हैं रिस्क फैक्टर कहलाएंगे। शेयरिंग फोर्स ऐसा फोर्स है जैसे जो अगर कोई पेशेंट है जो कि बेड रिडन है तो बेड पर उसकी बॉडी से जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कहलाएगा, लेकिन बेड का प्रेशर पेशेंट की बॉडी पर लग रहा है तो उसे शेयरिंग फोर्स कहा जाता है। मॉइस्चर हो सकता है, इम्पेयर्ड पेरिफेरल सर्कुलेशन की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे ही जो हैं रिस्क फैक्टर
मैटर कहलाएंगे बड सोर के लिए। उसके बाद पूछा गया है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा जो है वन वे कम्युनिकेशन है। ऑप्शन नंबर ए इज क्लास लेक्चर, ऑप्शन नंबर बी इज ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन नंबर सी इज कॉन्फ्रेंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज वर्कशॉप। तो यहाँ पर हमें बताना है वन वे कम्युनिकेशन कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए क्लास लेक्चर। वन वे कम्युनिकेशन में जो क्लास लेक्चर होता है वो वन वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद पूछा गया रिस्पॉन्स फ्रॉम अ रिसीवर टू सेंडर इज नोन एज, अगर जो रिसीवर के द्वारा सेंडर को रिस्पॉन्स दिया जा रहा है उसे इसमें से क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज मैसेज, ऑप्शन नंबर बी इज कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इज फीडबैक एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्टिमुलस। तो हमें बताना है कि जो रिसीवर है वो सेंडर को वापस जो है रिस्पॉन्स दे रहा है उसे हमें क्या कहेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी फीडबैक, फीडबैक कहा जाएगा। और यदि जो सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है तो उसे मैसेज कहते हैं। यदि कोई इन्फॉर्मेशन सेंडर के द्वारा रिसीवर को भेजी जा रही है तो उसे मैसेज कहा जाएगा। और फिर वापस वही जो मैसेज है उसे रिसीव करके रिसीवर सेंडर तक यदि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसे फीडबैक कहते हैं। उसके बाद पूछा गया iatrogenic इफेक्ट आर इन्फेक्शन डेवलप्ड ड्यू टू, यहाँ पर पूछा गया iatrogenic इन्फेक्शन जो है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज हॉस्पिटल एडमिशन, ऑप्शन नंबर बी इज थेराप्यूटिक प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर सी इज एक्सपोजर टू अफेक्टेड पर्सन एंड ऑप्शन नंबर डी इज लो इम्यूनिटी। तो यहाँ पर हमें बताना है iatrogenic इफेक्ट जो है वो इन्फेक्शन यहाँ पर किस कारण से डेवलप होता है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी थेराप्यूटिक प्रोसीजर। थेराप्यूटिक प्रोसीजर के कारण यदि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो उसे iatrogenic इन्फेक्शन कह सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन, यहाँ पर पूछा गया है थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर जो है वो कहाँ पर लोकेट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी इज हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी इज सेरिबेलम एंड ऑप्शन नंबर डी इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर जो है ये हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज इन यूज व्हेन अ पेशेंट इज आस्क्ड टू वियर अ मास्क। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से टाइप के आइसोलेशन प्रिकॉशन कहलाएगा यदि हम पेशेंट को मास्क वियर करने के लिए कह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज ब्लड सेफ्टी, ऑप्शन नंबर बी इज कॉन्टैक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज ड्रॉपलेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अगर किसी पेशेंट को हमने मास्क वियर करने के लिए कहा है तो ये कौन से टाइप का आइसोलेशन प्रिकॉशन कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन कहलाता है, क्योंकि हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को बोल रहे हैं मास्क वियर करने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पूछा गया शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय, यहाँ पर पूछा है शार्प इंस्ट्रूमेंट को इसमें से कौन सी मेथड के द्वारा हमें स्टरलाइज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज कूलिंग, ऑप्शन नंबर बी इज बॉइलिंग, ऑप्शन नंबर सी इज हॉट एयर ओवन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी बॉइलिंग। तो जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसे बॉइलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे बार बार रिपीटेड बॉइलिंग की जाएगी तो उसकी जो शार्पनेस है वो लॉस हो जाएगी।
इसलिए हमें शार्प इंस्ट्रूमेंट को बॉयल नहीं करना है। उसके बाद पूछा गया है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। यहाँ पर पूछा गया है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए क्या मोस्ट कॉमन साइट होगी। ऑप्शन नंबर ए इज अ सर्जिकल साइट, ऑप्शन नंबर बी इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज आइज। तो यहाँ पर हमें बताना है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहेगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी यूरिनरी ट्रैक्ट। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में जो मोस्ट कॉमन साइट होती है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के जो मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं वो होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।